प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन, जो कि यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। तो साइक्लोट्रॉन के संबंध में मैं कुछ दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देकर के आपको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करूँगा, और ताकि आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए। इससे पहले भी मैंने अपनी अन्य वीडियोज़ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है और आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसे साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन इस प्रकार का ये फिगर होती है, तो इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज का टॉपिक यही होगा हमारा, साइक्लोट्रॉन ये क्या है, इससे क्या फायदा है, ये क्यों बनाया गया है और इसका आविष्कार किसने किया है। तो इसको मैं आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं अब। तो साइक्लोट्रॉन ये एक ऐसी युक्ति है जो कि आवेशित कणों को अथवा धन आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है इस युक्ति की सहायता से। और इसकी खोज की थी, यहाँ पे मैंने लिखा है, सन 1934 में लॉरेंस तथा लिविंगस्टन, दो वैज्ञानिक, इन्होंने मिलकर के इसकी खोज की थी। और आवेशित कणों को अथवा धनायनों को या आयनों को उच्च ऊर्जा तक गतिज ऊर्जा देने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को साइक्लोट्रॉन पर क्रॉसित करके लगा दिया जाता है, एक दूसरे के लंबवत लगा दिया जाता है। और इसी तथ्य के कारण, इसका तथ्य जो है, इसमें जो तथ्य छुपा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ये इसके अंदर एक तथ्य होना चाहिए। तो अब देखिए, इसके लिए हम चलते हैं कि मैं एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल आपको बताऊं कि हमने किसी कण को उच्च गतिज ऊर्जा देनी है, किसी वस्तु को उच्च गतिज ऊर्जा देनी है, तो कितने प्रकार से हम उसको ऊर्जा दे सकते हैं, उसी सिद्धांत पर आधारित ये भी है। तो जैसे हमें अगर किसी पत्थर को ऊर्जा दे करके और कहीं फेंकना है, किसी दूसरी वस्तु पे मारना है, बम्बार्डमेंट करना है, उसका किसी लक्ष्य पे मारना है, तो हम उस पत्थर को एक तो अपने सिंपल हाथ से पकड़ करके और जोर से उस लक्ष्य पर फेंक देंगे, उस लक्ष्य पे मार देंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारे हाथ से जो फेंका गया पत्थर है उसको हमारे हाथ से ऊर्जा मिली और वो लक्ष्य पे टकरा गया। इससे भी ज्यादा ऊर्जा अगर हमने पत्थर को देनी है तो हम क्या करेंगे, उस पत्थर को गुलेर पर फंसा करके और गुलेर को खींच करके और उसको छोड़ने पर लक्ष्य पे मारेंगे। तो क्या होगा कि पत्थर को अब की बार पहले से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी और लक्ष्य पर जब टकराएगा तो बड़े ज्यादा त्वरित गति से उस पर टकराएगा। इससे भी ज्यादा हमने अगर पत्थर को ऊर्जा देनी है तो हम क्या करें, उस पत्थर को एक रस्सी से बांध देंगे और रस्सी से बांध करके हाथ से पकड़ करके और इस प्रकार से घुमाते जाएंगे, जोर से घुमा करके और एकदम छोड़ देंगे। तो वो पत्थर क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेगा और बड़ी तेजी से जाकर के उस लक्ष्य पे टकराएगा। और चौथा, इससे भी ज्यादा अगर हमें ऊर्जा पत्थर को देनी है तो हम एक ऐसी मेथड अपनाते हैं कि जिसमें हम पत्थर को रस्सी से तो बांध देते हैं, लेकिन घुमाते समय वो रस्सी की लंबाई बढ़ती जाएगी, मतलब
जो वृत्ता का मार्ग, घूमने का मार्ग, परिक्रमण का मार्ग पत्थर का होगा, वो लगातार बढ़ता जाएगा, रस्सी की लंबाई बढ़ती जाएगी। ऐसा हमने कुछ करना है, ऐसी कोई विधि लगानी है उसमें, और इस प्रकार से, और फिर घुमा करके छोड़ देंगे तो उस पत्थर को बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, और जब वो लक्ष्य से टकराएगा तो लक्ष्य पर बहुत ज्यादा ऊर्जा से उसको प्रभावित कर देगा, लक्ष्य पे बहुत ज्यादा गति से उस पर टकराएगा। तो ये जो नंबर 4 मेथड है, इसी मेथड का यूज, इसी मेथड का प्रयोग साइक्लोट्रॉन में भी किया जाता है। ये तो मैंने आपको दैनिक जीवन का एग्जाम्पल बताया याद रखने के लिए, लेकिन साइक्लोट्रॉन में भी ऐसा ही कुछ होता है। नंबर 4 वाला आप याद रखिए मन में कि साइक्लोट्रॉन, पहले तो क्या है, साइक्लोट्रॉन की रचना क्या है। साइक्लोट्रॉन, ये देखिए, रचना से पहले मैं आपको इसका सिद्धांत बता दूं। इसमें एक सिद्धांत काम करता है, उसको कहते हैं अनुनादी प्रतिबंध, डीज। अभी डीज आएगा कि डीज किसे कहते हैं। साइक्लोट्रॉन में डीज, डी आकार की 2 प्लेटें होती हैं, इसलिए तो पहले सिद्धांत देख लीजिए आप। डीज के बीच लगने वाले प्रत्यावर्ती विभव की रेडियो आवृत्ति बीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। इसका सिद्धांत है। अभी आप समझ जाओगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं सिद्धांत के अंदर। तो देखिए, रचना में यहां पे भी मैंने बता रखा है, बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, और वही चीज लेके मैं यहां पे आया हूं, ताकि बोर्ड पे उतने 3 डायमेंशन में आप ठीक से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम यहां पर इसको मैं इसको थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है कि आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। इसमें ये डी आकार के 2 धातु के टुकड़े हैं, ये सपाट धातु के टुकड़े हैं, एक ये और ये डी, ये उल्टा रखा हुआ है इस प्रकार से, डी आकार का। इन दोनों धातु के टुकड़े को हमने यहां पर भी बना रखा है चित्र में, एक प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जोड़ दिया जाता है। वहां भी देखते रहिए आप, प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिसको दोलक कहते हैं। और इस दोलक की जो आवृत्ति होती है वो 10 से लेकर के 15 मेगा साइकिल की कोटि की आवृत्ति होती है, और इसका जो विभव होता है 10 की घात 5 वोल्ट की कोटि का उच्च प्रत्यावर्ती विभव हम इस पे लगा देते हैं। इसका मतलब हमने इस पे एक विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया है, प्रत्यावर्ती विभव विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया है। क्योंकि ये प्रत्यावर्ती विभव है तो विद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा। कभी विद्युत क्षेत्र, जब अगर ये धन प्लेट बन गई, ये धन डी बन गई और ये ऋण डी बन गई, तो विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा। फिर अगली बार ये धन बन गई, ये ऋण बन गए, तो विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो लगातार अपनी दिशा को बदलता रहता है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि यहां पर इन दोनों डीज को एक विद्युत रोधी बक्से में रख दिया जाता है, विद्युत रोधी बक्से के अंदर रख दिया जाता है, और उस बक्से में निष्क्रिय अक्रिय गैस भर दी जाती है, ताकि इससे जो आयन निकलेंगे, आवेशित आयन निकलेंगे, वो किसी गैस के साथ रिएक्शन न कर जाए, इसलिए उसके अंदर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है और विद्युत रोधी बक्से में रख दिया जाता है, ताकि ये सारी जो हमारा समायोजन है, अरेंजमेंट है, ये सुरक्षित रहे। अब देखो किस प्रकार से ये कार्य करता है। ये तो रचना होगी, रचना आपकी समझ में आ गई होगी, और इसी से मैं इससे भी और वहां भी देखते रहिए आप, इससे मैं आपको इसकी कार्य विधि बताऊंगा। तो आप देखिए, ये जैसे मैंने पकड़ रखा है, ये इतना पतला नहीं है, ये इतनी पतली डीज नहीं है। ये कल्पना करनी है आपने कि जैसे खाने वाले बन होते हैं, जिनको हम बंद कहते हैं, चाय के साथ जिसको खाया जाता है, मार्केट में मिलते हैं, कोई छोटे मिलते हैं, कोई बड़े बड़े मिलते हैं। तो एक बड़ा सा बन जो है उसको आप कंसिडर कर लीजिए, उसकी कल्पना कर लीजिए। उसको आपने बीच से, चाकू से बीच से काट दिया, तो एक टुकड़ा ये है वो बन का, और एक टुकड़ा ये है। तो मोटे मोटे टुकड़े हैं वो इस प्रकार से, और बीच में क्या है, बीच में भी जगह है, इस प्रकार से मोटी है, कल्पना कीजिए आप। तो हम क्या करते हैं, अब जिस आवेशित कण को क्या करना होता है, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करना होता है, उसको ठीक यहां पे रख दिया जाता है, दोनों डीज के बीच में रख दिया जाता है। वहां पर एक आयन स्रोत रख देते हैं, वहां से वो धनायन उत्पन्न करता है। तो यहां पर कोई धनायन उसने उत्पन्न कर दिया।
ये विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में ये पेन बना रखी है, देखो पेन उधर से इधर के लिए लगा रखी है, जिधर इसकी नोक है तो इधर के लिए चुंबकीय क्षेत्र है, पीछे की साइड से इधर के लिए चुंबकीय क्षेत्र इस पे लगा हुआ है। तो क्रॉसित हो गया ना, ये हो गया विद्युत क्षेत्र और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे के क्रॉस में है। और अब देखिए इसी क्रॉसित चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहां से जो भी आवेश अभी निकलेगा ये इस डीज के अंदर वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है। पिछले टॉपिक में भी बताया था कि जब भी कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है। और कैसे करने लगता है अभी इसमें भी समझ जाएंगे आप। तो देखिए आप, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसको चुंबकीय क्षेत्र बार बार समझ लीजिए, जिसको बी से प्रदर्शित किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये पेन, इसकी दिशा ये नोक है तो दिशा इधर से इधर के लिए है। और किसी क्षण ये वाली डी माना ऋण विभव पर है, क्योंकि प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र है, प्रत्यावर्ती विभव है, तो ये वाली डी ऋण पे है, तो यहां पर धन आवेश है, ये धन आयन है। इस धन आयन को ये ऋण वाली डी अपनी ओर खींचेगी। तो इसका मतलब ये धनायन उधर के लिए गति करना शुरू कर देगा। धनायन यहाँ पे तो चुपचाप इस स्रोत के द्वारा निकला और उसको इसने खींच दिया, क्योंकि ये ऋण था, ये धन था, इसने उसको प्रतिकर्षित किया, इसने आकर्षित किया और ये उधर के लिए जाने लग गया। लेकिन इधर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, इधर से इधर के लिए चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है ये। और मैंने बताया अभी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब कोई कण गति करता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग में गति करने लगता है। और वो किसके कारण होता होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। यहाँ पर मैं बता दूं थोड़ा सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कैसे। ये देखिए, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है कि यदि बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के साथ लंबवत हो जाए, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो तब क्या होगा कि यदि पहली उंगली ये तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और ये जो मध्यमा है ये धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा को या किसी आवेश की गति को दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगुष्ठ जो होगा वो इस गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इधर के लिए गति कर रहा है, मैंने बताया, इसने खींच दिया, इस धनावेश को खींच दिया और चुंबकीय क्षेत्र है इधर, तो ये ऐसी पोजीशन हो गई। चुंबकीय क्षेत्र मेरी तर्जनी उंगली इधर के लिए, बाहर के लिए, और जो धनायन है वो उधर जा रहा है, मध्यमा दिखा रहा है, तो उस पे किधर बल लगेगा? अब उधर नहीं जाएगा, वो सीधे उधर जाना था ना उसको, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो इधर बल लगेगा, उस पे अंगूठे की तरफ बल लगेगा। तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा, पहले इधर जाना था इसने, लेकिन उधर न जाकर के अब नीचे जाने लग गया, वो नीचे के लिए उस पर बल लग गया, इसलिए वो नीचे के लिए जाने लग गया। अब उसकी दिशा नीचे हो गई, तो देखो नीचे हो गई, चुंबकीय क्षेत्र तो यही है लेकिन उसकी दिशा नीचे के लिए होगी। अब उस पर बल किधर लगेगा? इधर के लिए लगेगा, मेरे अंगूठे की तरफ। तो अब वो ना तो उधर जाएगा ना नीचे जाएगा, बल्कि ऐसे गोलाई में घूमना शुरू कर देगा और ऐसे गोलाई घूम के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आता है उसी समय क्या होता है कि ये जो प्रत्यावर्ती विभव है ये बदल जाता है, अपनी दिशा को बदल देता है। ये अभी मैंने ऋण बताया था, अब ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, अब ये धन हो गया, उल्टा हो जाता है प्रत्यावर्ती, ये ऋण हो गया। जैसे यहाँ पे आया धन है, ये धनायन, तो इस ऋण ने उसको खींच दिया अपनी ओर, बड़ी तेजी से खींच दिया। खींचा तो क्या होगा? अब खींच करके ये इसमें प्रवेश कर गया, अब अगर यहां पर ये धन और ऋण डी, ये भी समझ लीजिए आप, ये प्रत्यावर्ती विभव नहीं होता, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता, तो ये जो धनायन या कोई भी अवशिष्ट कण था एक ही वृत्तीय पथ पर गति करता रहता है, ऐसे वृत्तीय मार्ग में गति करने लगेगा। लेकिन ये ऋण होने के कारण इसने बड़ी तेजी से अपनी ओर खींचा, तो इसकी जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या थी वो थोड़ा बढ़ गई। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या यहाँ से ये बता रखा मैंने डॉटेड लाइन, और ये यहाँ पे फिर ये बढ़ गई, और ये दूसरी वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या में वृत्तीय मार्ग में इस प्रकार से गति करना शुरू कर दिया। और यही क्रिया बार बार दोहराई जाएगी, जो मैंने पहले बता दिया। ये फिर ये उसी प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये ऐसे गति करेगा यहाँ पे, फिर ये ऋण बन गई, अगली बार ऋण बन गई, इसने इसको फिर खींचा तो इसका
जो त्रिज्या है बढ़ जाएगी, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बढ़ जाएगी, फिर ये इधर गति करेगा और यही प्रक्रिया बार बार दोहराती जाएगी। तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से होते करते करते इस प्रकार से घूमते घूमते और उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, हर बार हर प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये धनावेशित कण डीज के ठीक बाहरी किनारे पर न आ जाए। और यहां पर आ गया और यहां पर एक क्या होती है, विक्षेपक प्लेट लगी होती है, ये मैंने लाल एरो से बता रखा है, विक्षेपक प्लेट। और तब ये विक्षेपक प्लेट क्या करती है, इस उच्च ऊर्जा प्राप्त धन आयन को लक्ष्य की तरफ भेज देती है। लक्ष्य की तरफ मतलब जहां पर हमने इसको टकराना है। तो ये यहां पे भी बना रखा है मैंने लक्ष्य की ओर, तो ये उधर के लिए चला जाएगा। मतलब इस धनायन को क्या मिल गया, उच्च ऊर्जा मिल गई। ये धनायन उच्च ऊर्जा से त्वरित हो गया है। तो यही साइक्लोट्रॉन की क्रिया विधि है। तो अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पर थोड़ा। वैसे तो ये इसका जो मेन उद्देश्य था साइक्लोट्रॉन का वो आपकी समझ में आ गया होगा कि उच्च ऊर्जा कैसे धनावेश प्राप्त करता है। धनायन या कोई भी आवेशित कण उच्च ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। और वो ऊर्जा कितनी प्राप्त करता है उसके लिए एक फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। यहाँ पे अधिकतम गतिज ऊर्जा जो प्राप्त करता है के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये चीजें क्या होती हैं अभी इस मैथमेटिकल पोर्शन में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर माना जो आयन है, जो धनायन है या आवेशित कण है, माना आवेशित कण का आवेश बराबर Q है। यहाँ पे रखा था जो ये धनावेश या कोई भी धनायन यहाँ पर है, इसका आवेश है Q और ये इसका वेग जो है, वेग बराबर है स्मॉल v। इस वेग से ये प्रवेश कर रहा है, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताया था, ये है इस प्रकार से कि ये चुंबकीय क्षेत्र इसका नोक की तरफ और यहाँ से धनावेश इधर के लिए प्रवेश कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। और अभी बता दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही वो वृत्तीय मार्ग में गति करना शुरू कर देता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो इसका मतलब अब इस पर एक चुंबकीय बल लगेगा जो इसको वृत्तीय मार्ग में घुमा रहा है। तो चुंबकीय बल कितना लगेगा, चुंबकीय बल जिसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंस बल। ये पिछले टॉपिक में भी बताया था, लॉरेंस बल, चुंबकीय बल बराबर लॉरेंस बल, ये वाला लॉरेंस बल लगेगा इस पे। और लॉरेंस बल कितना होता है, Q V B और साइन थीटा, जिस एंगल से ये प्रवेश करता है। लेकिन यहां पर क्या है, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो लॉरेंस बल का मान हो जाएगा, चुंबकीय बल लॉरेंस बल बराबर हो जाएगा Q V B और साइन 90, और साइन 90 1 होता है, तो इतना इस पर चुंबकीय बल लग रहा है, उस धनावेश पर चुंबकीय बल लग रहा है। अब देखो ये वृत्तीय मार्ग में चुंबकीय बल के कारण गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने पर भी इसको किसकी जरूरत पड़ती है, एक बल की जरूरत पड़ती है और उस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल देखिए, इसको नोट भी करते रहेगा साथ साथ में। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा था, जरूर इसके पास अभिकेंद्र बल भी है। और अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv स्क्वायर बटे r, जहां पे m उस आवेश का द्रव्यमान है, जो भी वो प्रवेश कर रहा है, जो भी गति कर रहा है। v क्या है, उसका वेग है, जिस वेग से वो प्रवेश कर रहा है। और r क्या है, जिस वृत्तीय मार्ग में वो गति कर रहा है, तो ये अभिकेंद्र बल की उसको आवश्यकता है। और ये अभिकेंद्र बल उसको कौन दे रहा होगा,
अभिकेंद्र बल उसको वही चुंबकीय बल दे रहा है, लॉरेंस बल उसको अभिकेंद्र बल दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः लॉरेंस बल बराबर अभिकेंद्र बल, यही लॉरेंस बल उसको अभिकेंद्र बल दे रहा है। अभिकेंद्र बल की भी उससे अभिकेंद्र बल भी है उसमें, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, और लॉरेंस बल भी है क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अभी हमने लॉरेंस बल निकाला था क्यू वी बी और बराबर अभिकेंद्र बल हो गया आपका एम वी स्क्वायर बटे आर। ये मैंने बता दिया कि कौन कौन सी राशियां क्या इंडिकेट कर रही हैं, इसको लिखते जाए, मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। और यहां से हम ये आर त्रिज्या निकाल लेंगे उस वृत्तीय पथ की, जिस वृत्तीय पथ में ये अभी गति कर रहा है। तो यहां से क्यू वी बी बराबर या इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू आर बराबर एम वी स्क्वायर, यहां से एक वी और यहां से एक वी कट गया, तो और क्यू बी आर बराबर एम वी और आर बराबर एम वी बटे क्यू बी। ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आ गई, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो इसमें कौन सा वेग होगा? अब कोणीय वेग, कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग कितना होगा? कोणीय वेग निकालते हैं हम इसका, इसको अब हम मिठाई देते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है कि कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे आर, त्रिज्या, रेखीय वेग बटे आर, या पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। आर मतलब त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या लिख देता हूँ, यहाँ पे त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, और कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और रेखीय वेग को वी और बटे आर, और ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन, और आर का मान ये रख दीजिए, ये आर हमारा निकल रखा है, ये आर का मान रख दीजिए। तो आर का मान ये है आपका एम वी बटे क्यू बी, और मतलब अथवा ओमेगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी बटे एम वी, ये ओमेगा का मान आ गया आपका। और इसका मतलब ये ओमेगा का मान या वी बटा आर का मान, ओमेगा बराबर वी बटा आर होता है। इसको आप कोई इक्वेशन का नाम दे दो, चलो हमने अभी तक कोई इक्वेशन नहीं सपोज की है, इसको नंबर 1 ही इक्वेशन दे दीजिएगा। ये कोणीय वेग आ गया है। अब देखिए, डी के भीतर ये जो डी है, इसके भीतर इस आवेश को जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, माना ये पूरा एक चक्कर लगाता है, उस समय पूरा एक चक्कर लगाने में इसका परिक्रमण काल, आवर्त काल कितना होगा? अभी हम केवल, आप सोच रहे होंगे कि ये तो अलग अलग वृत्त बन रहे हैं, अलग अलग वृत्तों में गति कर रहा है, वो चीज सारी अभी पूरी आएगी यहाँ पर, उसको आसानी से समझ जाएंगे। अभी हम ये समझा रहे हैं आपको कि अगर ये एक ही चक्कर लगाता, तो वृत्ताकार मार्ग में जब ये एक चक्कर पूरा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण काल या आवर्त काल। तो आवर्त काल इसका निकाल देते हैं पूरी दोनों डी में, पूरे ही दोनों डी में जब एक चक्कर लगा देगा, तो आवर्त काल, परिक्रमण काल निकालते हैं इसका परिक्रमण काल किसका? धनायन का या धनावेश का, जो भी है, धनायन का परिक्रमण काल, जिसको हम टी से प्रदर्शित करेंगे। और टी बराबर क्या होगा? 2 पाई बटे ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है आवर्त काल के लिए, 2 पाई बटे ओमेगा। और टी इज इक्वल टू 2 पाई और बटे ओमेगा का मान ये है क्यू वी बी बटे एम, क्यू वी
बी बटे एम वी, और ये बराबर हो जाएगा, ये एम वी फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम वी अपॉन क्यू वी बी, क्यू वी बी, और यहाँ से v और v कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2 पाई m बटे क्यू बी। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि v नहीं कटा है, चलो इसको भी काट देते हैं, इसको भूल गए थे हम काटना। इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर ये जब कट जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बटे एम आ रहा था यहाँ पे, जब ये वी कट गया था, वहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे हमने काट दिया है, तो 2 पाई एम बटे क्यू बी, ये हो गया आपका टी आवर्तकाल, 2 पाई एम बटे क्यू बी, ये आवर्तकाल हो गया है। ये सारी जो यहाँ पे हमने ये बता रखी है राशियां, हर एक का, ये m क्या है, धनायन का द्रव्यमान है, q क्या है, उसका आवेश है, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, t क्या है, आवर्तकाल है, ये सारी चीजें, v क्या है, उसका वेग है, ये सारी चीजें जाननी इसमें जरूरी है। ठीक है, तो ये आवर्तकाल आ गया है। अब हम इसका आवृत्ति निकालते हैं। आवृत्ति निकालते हैं। अनुनाद उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक आवृत्ति, आवश्यक विभव की जो आवश्यक आवृत्ति की जरूरत है, अनुनाद, अनुनाद के लिए विभव, ये प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति, आवृत्ति जिसको कि हम न्यू नॉट से ही समझ लो, इसको न्यू नॉट बराबर, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटे आवर्तकाल, 1 बटे आवर्तकाल, और आवर्तकाल इतना है तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा न्यू नॉट बराबर 1 बटे आवर्तकाल का मान ही रख दो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और बराबर क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये हो गया आपकी न्यू नॉट बराबर क्यू बी बटे 2 पाई एम, ये इसकी आवृत्ति हो गई। ठीक है, अब देखिए हम गतिज ऊर्जा की ओर जाते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा के लिए क्या सूत्र आएगा, तो इसके लिए गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी हमने कि कितनी गतिज ऊर्जा ये प्राप्त कर लेता है, तो गतिज ऊर्जा को हम के से प्रदर्शित करते हैं, तो के मैक्सिमम बराबर होगा गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। लेकिन इस v का मान निकालते हैं हम, हमने नंबर 1 समीकरण बताई थी, जहाँ पे हमने बताया था आपको v बटे r, जो कि ओमेगा बराबर था, ओमेगा बराबर v बटा r, और v बटा r बराबर आ रहा था आपका, जहाँ पर कि v बटा r क्यू बी बटे m, क्यू बी बटे m ये आ रहा था। तो यहाँ से हम v का मान निकाल देते हैं इतने से, v बटा r बराबर क्यू बटे m है, तो और यहाँ से v इज इक्वल टू r वहां लग जाएगा, r क्यू बी बटे m, ये v का मान है। इस v के मान को अब यहां रख दीजिए, और यहां पर एक चीज और है कि अब हम अगर पूरी d की त्रिज्या को, d की जो पूरी त्रिज्या है उसको r मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या करता है, ये d की जो पूरी त्रिज्या है इसके बराबर लास्ट वाला जो इसका वृत्ताकार मार्ग होता है उसी के बराबर ये वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। तो यहाँ पर यदि d की त्रिज्या बराबर r मान लेते हैं, मतलब स्मॉल r की जगह r हो गया, अब ये r तो सामान्य था, ये कोई भी एक वृत्ताकार पथ पे त्रिज्या थी, लेकिन अब r त्रिज्या r है,
तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा आर क्यू बी बटे एम, और ये v का मान नंबर 2 समीकरण मान लो इसको। अभी हमने नंबर 1 ही मानी थी और ये नंबर 2 मान लो। तो इस v का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में v का मान रखने पर, अब देखो जब हमने कैपिटल R त्रिज्या पूरी मान दी तो ये v मैक्सिमम होगा, उस समय वेग इसका अधिकतम होगा। तो v मैक्सिमम का मान रखने पर यहाँ पे रख दिया, तो k मैक्सिमम बराबर 1/2 m, और ये हो जाएगा r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर बटे m स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर, और इस m से एक m कट गया तो क्या बच गया आपका, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा जो उसने प्राप्त की, किसने, धनायन ने प्राप्त की, वो हो गई k मैक्सिमम बराबर 1/2 r स्क्वायर q स्क्वायर b स्क्वायर बटे m। ये मैक्सिमम ऊर्जा इसने प्राप्त कर ली उच्च त्वरित होकर के, इतनी ऊर्जा इसने प्राप्त कर ली। तो इसका मतलब साइक्लोट्रॉन क्या है कि साइक्लोट्रॉन ऊर्जा कणों को उच्च ऊर्जा तक, आवश्यक कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने का एक क्या है, वोल्टेज स्रोत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और फिर मैं अगली वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट, जो कि बोर्ड परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा, और कोशिश ये करूँगा कि उसको वो आपको आसानी से आपकी समझ में आ जाए। धन्यवाद।